हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम हमारे अध्याय 2 की प्रारंभिक चर्चा कर चुके थे। हमने देखा था कि भारत में सन 1206 से लेकर 1757 का ये जो काल आता है वो संघर्ष काल के रूप में जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत में इसके बाद संघर्ष ना हुए हों या इससे पहले का शासन अत्यंत ही सुखमय रहा हो, लेकिन इस समय को संघर्ष काल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इस समय कई विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर अपना अधिकार किया और भारत की राजनीतिक एकता को बिखेरने में, उसे छिन्न भिन्न करने में अपना योगदान दिया था। कई विदेशी आक्रमणकारी हालांकि 1206 से पहले भी भारत पर आक्रमण करते रहे, लेकिन भारतीय राजाओं के द्वारा उन आक्रमणों को दबा दिया गया। लेकिन 1206 ईस्वी में जब एक नए राजवंश का उद्भव हुआ जिसे गुलाम वंश का नाम दिया गया, तो भारतीय हिंदू राजाओं से सत्ता छीनकर मुस्लिम शासकों के हाथों में चली गई। यह समय सल्तनत काल के नाम से जाना गया क्योंकि उस समय शासक अपने आप को राजा की बजाय उन्होंने सुल्तान कहलाना शुरू कर दिया और अब नए राजा सुल्तान के नाम से जाने जाने लगे। यही कारण है कि 1206 से लेकर 1526 का समय सल्तनत काल कहलाया। 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो उस समय सत्ता मुगल बादशाह बाबर के हाथों में आ गई और बाबर ने सुल्तान की बजाय बादशाह की उपाधि धारण की। इसके बाद बनने वाले शासक बादशाह के रूप में जाने लगे और सल्तनत काल 1526 में समाप्त हो गया। कल जैसे हमने गुलाम वंश के प्रारंभिक स्वरूप की चर्चा की कि गुलाम वंश, जिसको यामिनी और इलबरी वंश भी कहा जाता है, इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया। अपने 4 वर्ष के शासनकाल में इन्होंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करवाए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल थी इन्होंने ही निर्मित करवाई, लेकिन 4 वर्ष के अंतराल में ही 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद गद्दी पर बैठा। 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इसने
शासन किया। जरा देखें क्या है। यह ऐबक का यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं उत्तराधिकारी था। इसे तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। इसने रणथंबोर के किले को भी जीता तथा मालवा पर आक्रमण करके भिल्ला के दुर्ग को भी जीता था। ग्वालियर और जालौर पर भी इसका अधिकार हुआ था। ख्वारिज़्म शाह के पुत्र मंगबर्णों की सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज खान से दुश्मनी मोल नहीं ली। क्या है इसका मतलब? चंगेज खान मंगोल आक्रमणकारी, भारत पर भी इसने आक्रमण किए थे। अत्यंत ही आक्रांता के रूप में इसे जाना जाता है। चंगेज खान का नाम आज भी इतिहास में कुख्यातों के रूप में लिया जाता है। एक ऐसा ही समय आया था जब मंगबर्णी जो ख्वारिज़्म शाह का पुत्र था, इसकी चंगेज खान से अनबन हो गई थी और मंगबर्णी सहायता के लिए इल्तुतमिश के पास आया था कि मुझे शरण दीजिए और मेरी सहायता कीजिए। लेकिन इल्तुतमिश चंगेज खान को जानता था। उसे पता था कि चंगेज खान अत्यंत क्रूर आक्रमणकारी है। यदि इससे दुश्मनी मोल ली तो सत्ता गंवानी पड़ेगी। परिणामतः इल्तुतमिश ने मंगबर्णी को सहायता प्रदान नहीं की। समय बीता और समय बीतने के बाद इल्तुतमिश के बाद इसकी पुत्री रजिया सुल्तान बनी। सुल्तान बनने वाली पहली महिला थी ये, क्योंकि इससे पहले जितने भी सुल्तान बने वो पुरुष थे। सुल्तान बनने वाली ये एकमात्र महिला, पहली महिला थी जिसने सुल्तान पदवी को धारण किया और गद्दी पर आसीन हुई। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना था। परंपरावादी और कट्टरपंथी तुर्की अमीरों ने रजिया का विरोध किया। वे लोग जो परंपराओं को मानते हैं, उनका कहना था कि एक महिला आखिर कैसे सुल्तान बन सकती है, एक महिला आखिर कैसे पुरुषों पर शासन कर सकती है। तो उन लोगों ने जो परंपरा के विचारों को मानने वाले थे, रूढ़ियों को, विचारों को मानने वाले थे, उन्होंने इसका विरोध किया। रजिया ने पर्दा त्याग दिया। अन्यथा मुस्लिम धर्म के अंतर्गत पर्दा प्रथा मुख्य प्रथा मानी जाती है, लेकिन रजिया जब सुल्तान बनी तो उसने पर्दा त्यागा और पुरुषों के समान कुबा व कुल्हा पहनने लगी। कुबा कोट को कहा गया और कुल्हा टोपी को। ये एक नंबर का प्रश्न आता है। तो रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा त्यागी और पुरुषों के समान कोट और टोपी धारण की। उसने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे तुर्क अमीर नाराज हो गए। सरहिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में याकूत की हत्या कर दी गई। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया। रजिया के पति का नाम अल्तुनिया, परंतु 1240 में उन दोनों को मार डाला गया, क्योंकि रजिया ने सत्ता में आते ही तुर्की अमीरों से दुश्मनी ले ली थी। एक तो तुर्की अमीर इस बात का विरोध करते थे कि एक महिला होकर हम पर शासन कैसे करेगी, और दूसरा उसने जमालुद्दीन याकूत व्यक्ति को अश्वशाला का प्रधान, मतलब कोई और पद नहीं अपितु घोड़ों को संभालने की जिम्मेदारी दी, जिससे वो लोग नाराज हो गए। रजिया के मरने के बाद काफ़ी समय तक
गुलाम वंश अस्थिरता के चक्र में घूमता रहा। 1240 से 1242 तक बहराम शाह, 1242 से 46 तक मसूद शाह और 1246 से 1265 तक नासिरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली। लेकिन ये सभी शासक अयोग्य शासक थे, जिन्होंने अपने शासन में रहते हुए ऐसे कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए। आखिरकार समय बीता और समय बीतने के बाद 1265 में बलबन का उदय हुआ। यहाँ 1296 लिखा हुआ है, इसे आप चेंज करेंगे और यहाँ पर 1286 करेंगे। ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा बुक्स में, क्योंकि 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई थी। बलबन उलूग खान इल्तुतमिश के चहलगानी नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था। बलबन को उलूग खान के नाम से भी जाना जाता है और ये 40 तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था। यह 1265 में गद्दी पर बैठा। मंगोलों का सामना करने के लिए इसने सैन्य विभाग दीवाने आरिज को गठित किया। इसको मालूम था कि मंगोलों से मुकाबला करना, मंगोल कौन, वो चंगेज खान से मुकाबला करना आसान नहीं है, इसलिए इसने एक सैन्य विभाग का गठन किया। उसने सिजदा और पाबोस नामक प्रथा को शुरू किया। इसका कहना था कि सुल्तान यानी राजा ईश्वर का प्रतीक होता है। जिस तरह व्यक्ति ईश्वर के सामने सर झुकाता है, नतमस्तक होता है, उसी तरह से प्रजा को चाहिए कि वह सम्राट के सामने भी नतमस्तक हो, सर झुकाए। इसलिए उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की कि जब भी कोई दरबार में आएगा, पहले उसे सम्राट के सामने सिर झुकाना होगा, उसके पैरों को चूमना होगा। यानी बलबन खुद को, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। इसने लोहो और रक्त की नीति भी अपनाई। इसका मानना था कि दुश्मनों को यदि मुकाबला करना है तो लोहे से ही जीता जा सकता है, मतलब तलवार को उठाना होगा। इसने लोहा और रक्त की नीति के तहत पुरुषों को मार दिया जाता था और बच्चों व स्त्रियों को गुलाम बना लिया जाता था। लेकिन आखिरकार 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। समय बीता और क्यूमर्स, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक के रूप में उभरा था, 1290 में इसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। यानी जहां गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी। इसकी हत्या के साथ ही गुलाम वंश समाप्त हुआ और एक नया वंश खिलजी वंश का उदय हुआ। यानी गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक सत्ता में रहा। जहाँ स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, तो अंतिम शासक क्यूमर्स था। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया और वह दिल्ली की सत्ता पर, गद्दी पर आसीन हुआ। तो आज हमने गुलाम वंश के बारे में विस्तार से चर्चा की। शेष वंशों के बारे में हम आगामी चर्चा
आगामी वीडियो में करेंगे। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।